कर्नाटक की राजनीति में वर्तमान समय में एक घोटाले को लेकर के बहुत बड़े स्तर पर चर्चा हो रही है, जहां पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि कर्नाटक के मौजूदा मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी ने मिलकर के तकरीबन 3 से 4 हजार करोड़ रुपए का घोटाला किया है। जाहिर तौर पर एक बड़ी खबर है, एक बड़ा अमाउंट है, तो ऐसे में इस पर डिस्कशन करना भी इंपॉर्टेंट है। और हाल ही में बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ है कि कर्नाटक की हाई कोर्ट ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने को लेकर के कर्नाटक के गवर्नर ने जो आदेश जारी किया था, उस आदेश को कर्नाटक की हाई कोर्ट ने बरकरार रखा है। तो ये रिसेंट डेवलपमेंट है, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ा मैटर ये है कि इतना बड़ा घोटाला हुआ है, ये किस तरह से हुआ है, यहाँ पर क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आते हैं, पूरा मामला क्या है, तो उस पूरे मामले को समझना इंपॉर्टेंट है। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। चलिए इसी नोट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को एक बार समझ लिया जाए। तो वीडियो में अगर आप देखें, सबसे पहले तो हम खबर पे बात करेंगे, खबर के बाद हम मुदा स्कैम पर बात करेंगे, स्कैम क्या है, इस स्कैम से संबंधित नियम क्या है, उन नियमों को देखेंगे। और इसके अलावा अनुमति जो दी गई है, जो गवर्नर ने अपनी कंसेंट दी थी, और फिर अंत में एक सवाल पर भी चर्चा होगी। सवाल आपका प्रीलिम्स का होने वाला है और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसके अलावा ये जो हमारा पूरा टॉपिक है जीएस पेपर 2 से जुड़ा हुआ है, आप इसको निर्णय और मामले और भारतीय राज्य व्यवस्था जैसे खंडों से जोड़ करके देख सकते हैं। चलिए इसी नोट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आपके लिए एक खबर ये है कि अगर आप जो है यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो और आप अपने फाउंडेशन को मजबूत करना चाहते हैं, तो दृष्टि आईएएस आपके लिए हमारा फाउंडेशन कोर्स लेकर के आया है। इस फाउंडेशन कोर्स को आप 2 तरीके से कर सकते हैं। आप इसको ऑफलाइन तरीके से कर सकते हैं सेंटर पर जाकर के, आप इसको ऑनलाइन तरीके से कर सकते हैं। ऑफलाइन तरीके से अगर आप देखें तो ये 5 सेंटर आपको हमारे मिलेंगे। अगर आप दिल्ली या फिर दिल्ली के आसपास किसी इलाके में रहते हैं तो आप करोल बाग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप प्रयागराज या फिर इसके आसपास कहीं रहते हैं, अगर आप लखनऊ में रहते हैं तो आप प्रयागराज और लखनऊ के सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं। आप इंदौर में रहते हैं, आप जयपुर में रहते हैं, वहां आसपास रहते हैं तो वहां आप सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लास लेने के लिए आप हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। नंबर आप नोट कर लीजिए, नंबर है हमारा 87501 और 87501। इस नंबर पर आपको जो है कांटेक्ट करना है। तो ये ओवरऑल आपके काम की कुछ जानकारी हुई जिसका फायदा आप उठा सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले यहाँ पर खबर पे बातचीत की जाए कि खबर क्या है। तो खबर यही है कि कर्नाटक की जो उच्च न्यायालय है, कर्नाटक की जो हाईकोर्ट है, उसने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के खिलाफ जांच के लिए कर्नाटक के राज्यपाल की ओर से जो अनुमति दी गई थी, उस अनुमति को लीगल ठहराया, उस अनुमति को जो है बरकरार रखा है। ये जो अनुमति दी गई थी, ये अनुमति बेसिकली आपका मुदा स्कैम को लेकर के दी गई थी। मुदा स्कैम में बेसिकली ये आरोप लगाया जाता है कि इसमें कर्नाटक के मुख्यमंत्री और कर्नाटक के मुख्यमंत्री की जो वाइफ हैं वो शामिल थे, और इसमें 14 साइट्स को अवैध तरीके से आवंटित करना शामिल था। तो 14 साइट्स का अवैध तरीके से आवंटन यहां पर किया गया था। कैसे किया गया, कैसे हुआ ये स्कैम, उस पर हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। इसके अलावा कर्नाटक हाईकोर्ट ने क्या कहा, कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि न्यायालय ने बेसिकली इसे एक विशिष्ट परिस्थिति के तौर पर स्वीकार किया, एक स्पेशल सर्कमस्टांस के तौर पर स्वीकार किया, और जिसमें मुख्य जो राज्यपाल है वो मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए जो है बाध्यकारी नहीं है। तो हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर यह कहा कि यहां पर क्योंकि ये कोई स्पेशल सर्कमस्टांस है, सिचुएशन बहुत जो है अलग तरह की है, यहां पर खुद मुख्यमंत्री के खिलाफ आरोप लगे हैं और मुख्यमंत्री ही मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करते हैं, तो यहां पर मुख्यमंत्री जो राज्यपाल हैं उनके लिए मुख्यमंत्री या फिर मंत्रिपरिषद की सलाह मानना अनिवार्य नहीं है। ये बात कोर्ट ने यहां पर स्वीकार करी है। तो सबसे पहले हमने इस खबर को देखा। अब खबर के बाद मुदा स्कैम क्या है और यहाँ पर क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलती हैं, उस पर बात करते हैं। तो मुदा स्कैम जो है, इसमें मुदा की जो फुल फॉर्म है वो है मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो एक अथॉरिटी है जो कि बेसिकली आपका मैसूर और इसके आसपास का जो इलाका है कर्नाटक में, उसके डेवलपमेंट पर जोर देती है। तो अब ये जो मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसने एक प्रोग्राम चलाया। इस पूरे प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर, इस प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर राज्य में बहुत सारी जमीन का अधिग्रहण किया गया और उनका डेवलपमेंट किया गया। इसी पूरे प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर एक और जमीन को अधिग्रहित किया गया, जो जमीन थी सिद्धरामैया की पत्नी की जमीन थी। तो उनकी वाइफ की तकरीबन आपका 3.16 एकड़ जमीन थी, जिसका अधिग्रहण मुदा द्वारा किया गया। अब आरोप यहां पर ये लग रहे हैं कि ये जो जमीन अधिग्रहित की गई, इस जमीन के बदले मुदा ने सिद्धरामैया की वाइफ को तकरीबन 14 आवासीय प्लॉट जो है अलॉट किए हैं, 14 आवासीय साइट्स जो हैं वो एलोकेट की हैं। अब बताया ये जा रहा है कि ये जो भूमि यहाँ पर ली गई थी, इस भूमि की वैल्यू बहुत ज्यादा कम थी
और जो साइट्स यहाँ पर दी गई, इन साइट्स की वैल्यू बहुत ज्यादा थी। जैसे कि इसको अगर आप एग्जांपल से समझना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि बेसिकली कर्नाटक के मुख्यमंत्री या कर्नाटक के मुख्यमंत्री की वाइफ से जो भूमि ली गई, मान लीजिए उसकी वैल्यू 50 रुपए थी, और कर्नाटक के मुख्यमंत्री को जो भूमि दी गई या फिर उनकी वाइफ को जो भूमि दी गई उसकी वैल्यू 100 रुपए थी। तो यानी कि यहां पर आप कह सकते हैं कि एक अनड्यू फेवर यहां पर देखने को मिला, यहां पर एक घोटाला देखने को मिला, जिस घोटाले की वजह से 50 रुपए का फायदा हुआ। लेकिन ये 50 रुपए की बात नहीं है, यहां पर बात हो रही है आपका 3 से 4 हजार करोड़ रुपए के आसपास। इतना आरोप लग रहा है कि इस पूरे घोटाले में 3 से 4 हजार करोड़ रुपए का नुकसान जो है देखने को मिला है। हालांकि ये आरोप कितने सच हैं, कितने झूठ हैं, ये जो बात है वो आपका जांच के बाद ही सामने आएगी। लेकिन यहां पर जो अपोजिशन आरोप लगा रहा है वो इतने बड़े अमाउंट का आरोप यहां पर लगाया जा रहा है। अब जब ये मामला सामने आया तो इस मामले के सामने आने के बाद कर्नाटक के जो राज्यपाल थे उन्होंने 26 जुलाई को मुख्यमंत्री को जो है कारण बताने के लिए एक पत्र लिखा, एक संदेश भेजा, नोटिस भेजा। इसके बाद जब यहां पर नोटिस भेजा गया राज्यपाल की ओर से तो कर्नाटक की जो मंत्रिपरिषद है उसने कर्नाटक की विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया और इस प्रस्ताव में यह कहा गया कि कर्नाटक के राज्यपाल को अपने इस नोटिस को वापस ले लेना चाहिए। यानी कि कर्नाटक की जो विधानसभा है, जो मंत्रिमंडल है, उसने एक नोटिस दिया किसको, कर्नाटक के राज्यपाल को। उसी नोटिस के आधार पर राज्यपाल ने 16 अगस्त को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत सिद्धारमैया के खिलाफ जो है कार्यवाही करने को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी। उसी के बाद इस पूरे मामले को कर्नाटक के मुख्यमंत्री द्वारा कर्नाटक की हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया था। क्यों किया गया था उस पर अभी हम आगे बात करेंगे, लेकिन यहां पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि दो कानूनों की बात हो रही है, उन कानूनों के बारे में भी बात कर ली जाए, उनके प्रोविजंस क्या है देख लिया जाए। तो एक कानून है यहां पर आपका भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यानी कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप पीसीए भी कहते हैं, पीसीए एक्ट 1988। तो सबसे पहले पीसीए एक्ट 1988 की अगर आप बात करें तो ये जो कानून है ये कहता है कि बेसिकली आपका अगर आप मुख्यमंत्री पर या फिर मुख्यमंत्री के अलावा किसी भी लोक सेवक पर, जो पब्लिक सर्वेंट है, अगर आप उस पब्लिक सर्वेंट पर मुकदमा चलाना चाहते हैं तो उस मुकदमे को चलाने से पहले आपको संबंधित प्राधिकारी से अनुमति लेनी पड़ेगी। आपको जो है एक अथॉरिटी से अनुमति लेनी पड़ेगी। इससे जुड़े प्रोविजंस की अगर आप बात करें तो जो पहला प्रोविजन है वो मिलता है आपको प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के सेक्शन 17A में। तो ये जो सेक्शन 17A है ये कहता है कि किसी भी लोक सेवक द्वारा किए गए किसी भी अपराध के संबंध में पुलिस अधिकारी द्वारा उचित प्राधिकरण की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी जांच नहीं की जा सकती है। तो यहां पर ये बात आपको याद रखनी है कि ये जो सेक्शन 17A है ये लोक सेवक के खिलाफ जांच की बात करता है। ये कहता है कि लोक सेवक के खिलाफ तब तक आप जांच नहीं कर सकते हैं जब तक कि आप संबंधित प्राधिकारी से अनुमति नहीं ले लेते हैं। और यहां पर जो लोक सेवक की बात हो रही है वो किसकी बात हो रही है, राज्य के मुख्यमंत्री की बात हो रही है, सीएम की बात हो रही है। तो अगर सीएम के खिलाफ आपको मुकदमा चलाना है तो आपको संबंधित प्राधिकारी या फिर उचित प्राधिकारी, इसका मतलब है गवर्नर, गवर्नर से अनुमति आपको लेनी पड़ेगी। तो ये हमने सेक्शन 17A को समझा। फिर एक और सेक्शन है, ये है आपका सेक्शन 19। सेक्शन 19 कहता है कि अगर आपको किसी भी लोक सेवक की जांच करनी या फिर जांच करने के बाद उसके खिलाफ मुकदमा चलाना है तो मुकदमा चलाने के लिए भी आपको जो है संबंधित प्राधिकारी से अनुमति लेनी पड़ेगी। लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन भी दिया हुआ है, एक अपवाद भी दिया हुआ है। अपवाद इस बात को लेकर के है कि बेसिकली मान लीजिए कि कोई अथॉरिटी जो है वो एप्लीकेशन देती है किसी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए, राज्यपाल के पास एप्लीकेशन दी जाती है, और अगर राज्यपाल 120 दिनों के भीतर उस एप्लीकेशन को मंजूरी नहीं देते हैं या फिर उसको खारिज नहीं करते हैं या उस पर कोई कार्यवाही नहीं करते हैं तो फिर बेसिकली ये मान लिया जाएगा कि राज्यपाल ने अपनी सहमति दे दी है। फिर वहां पर 120 दिनों के बाद इंतजार नहीं किया जाएगा। तो 120 दिनों का एक अपवाद यहां पर आपके सामने दिया हुआ है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17A और 19 में। इसके अलावा अगला अगर देखें तो अगला है हमारा BNSS यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसको 2023 में लागू किया गया था और जिसने CRPC को रिप्लेस किया था। अब CRPC भारत में कब लागू हुई थी इसको आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा IPC कब लागू हुई थी वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ये जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है इसमें भी बेसिकली आपका एक सेक्शन है जिस सेक्शन का नाम है BNSS सेक्शन 218। तो 218 धारा जो है ये क्या कहती है, ये कहती है कि अगर भारत में किसी भी पब्लिक सर्वेंट में किसको शामिल किया गया है, इसमें जज को शामिल किया गया है, इसमें मजिस्ट्रेट को शामिल किया गया और इसमें सरकारी अधिकारी को शामिल किया गया है।
यहां पर ये जो सेक्शन 218 है ये कहता है कि अगर भारत में किसी भी इन तीनों में से किसी के खिलाफ कोई मुकदमा दायर होता है, अगर वो अपनी ड्यूटी पर मौजूद है, तो ड्यूटी पर किसी काम को करते हुए अगर उनके खिलाफ कोई आरोप लगता है, कोई मुकदमा दायर होता है, तो उस मुकदमे की जांच और उन पर कार्यवाही तब तक नहीं की जा सकती है जब तक आप संबंधित सरकार से अनुमति प्राप्त नहीं कर लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए किसी कोई राज्य सरकार का कर्मचारी है, राज्य सरकार के अधीन काम करता है, तो वो जो राज्य सरकार का कर्मचारी है उस पर अगर कोई आरोप लगते हैं तो उन आरोपों पर कोर्ट कार्यवाही तब तक नहीं कर सकती है जब तक राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त नहीं हो जाती है। यही चीज केंद्र सरकार के मामले में भी आती है कि अगर केंद्र सरकार का कोई कर्मचारी है और वो कर्मचारी बेसिकली कोई अपराध करता है, उस पर उसकी जिम्मेदारी को लेकर के कोई आरोप लगते हैं, तो उन आरोपों की जांच तब तक नहीं की जा सकती जब तक कि केंद्र सरकार की अनुमति नहीं मिल जाती है। हालांकि ये जो सेक्शन 218 है इसका एक एक्सेप्शन भी आपको मिलता है, एक अपवाद भी आपको मिलता है, और अपवाद इस बात को लेकर के है कि अगर ये जो अधिकारी हैं आपके, अगर इन अधिकारियों पर महिलाओं के खिलाफ अपराध का आरोप लगता है, अगर इन अधिकारियों पर जो है रेप का आरोप लगता है, तब इसमें केंद्र या फिर राज्य की अनुमति की जरूरत नहीं होगी, इन पर डायरेक्ट मुकदमा चलाया जा सकता है। अगर महिलाओं के खिलाफ कोई अपराध का आरोप लगता है, केवल तब ही उनके खिलाफ डायरेक्ट मुकदमा चलाया जा सकता है। तो ये ओवरऑल यहां पर हमने संबंधित नियमों की बात की। अब यहां पर बात करते हैं कि ये जो अनुमति दी गई गवर्नर की ओर से, ये गवर्नर की अनुमति कितनी वैध थी। तो हमने देखा कि जब गवर्नर की ओर से अपनी अनुमति दी गई थी उस पूरे मुकदमे को चलाने को लेकर के या फिर जांच करने को लेकर के, तो फिर जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे उन्होंने इस अनुमति को कर्नाटक की हाईकोर्ट में चैलेंज किया। अब कर्नाटक की हाईकोर्ट में चैलेंज करते हुए ये कहा गया कि जो राज्यपाल होते हैं, जो गवर्नर होते हैं, वो मंत्रिपरिषद की सलाह के अधीन जो है बाध्यकारी होते हैं, उनको मानना ही होता है मंत्रिपरिषद की सलाह, और राज्यपाल जो है अपने विवेक से कोई निर्णय नहीं ले सकते। उनके विवेक से जो भी निर्णय आता है उस निर्णय का कोई भी औचित्य नहीं होता है। इसके अलावा यह भी आरोप लगाया गया कि राज्यपाल जो है उन्होंने जो स्वीकृति प्रदान की है वो पूरी तरह से पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, राजनीतिक रूप से जो है उसमें आपको एक पक्ष देखने को मिल जाएगा। तो ये आरोप कर्नाटक के राज्यपाल पर लगाए गए। अब कर्नाटक के राज्यपाल ने क्या पक्ष पेश किया? कर्नाटक के राज्यपाल ने सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने डिसीजन का हवाला दिया। ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट की ओर से 2004 में आया था। इस डिसीजन का नाम था, इस केस का नाम था मध्य प्रदेश विशेष पुलिस स्थापना बनाम मध्य प्रदेश राज्य। तो ये जो आपका पूरा कानून था, ये जो पूरा केस था, इस पूरे केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि बेसिकली अगर राज्यपाल को प्रथम दृष्टया लगता है कि जो मामला है वो सही है, अगर जो केस दर्ज हो रहा है वो सही है, तो राज्यपाल अपनी अनुमति दे सकते हैं। तो ये चीज यहां पर इस्तेमाल की गई। इसके अलावा कर्नाटक हाईकोर्ट ने क्या कहा? कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि कर्नाटक मंत्रिपरिषद की ओर से जो सलाह दी जा रही थी वो सलाह पूरी तरह से अतार्किक थी, पूरी तरह से इलॉजिकल थी, उसका कोई लॉजिक यहां पर मौजूद नहीं था, और राज्यपाल का जो निर्णय है वो पूरी तरह से उचित था। और इसी वजह से कर्नाटक की हाईकोर्ट ने यह कहा कि राज्यपाल ने जो अपनी अनुमति दी थी वो अनुमति पूरी तरह से ठीक थी, और अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री की जांच जो है यहाँ पर इस पूरे मूदा स्कैम के मामले में की जाएगी। तो ये ओवरऑल हमने यहाँ पर समझा कि पूरा मामला क्या है और मामले में क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको देखने को मिले हैं। तो यहाँ से एक चीज आप ये निकाल सकते हैं कि अब अंत में आपके सामने एक सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हमारा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति राज्यपाल को विवेकाधीन शक्तियां यानी कि डिस्क्रिशनरी पावर का उपयोग करने की अनुमति देती हैं? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए, जब किसी पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत हो तब मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना। ऑप्शन बी, मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर एक मंत्री को बर्खास्त करना। ऑप्शन सी, राजनीतिक अस्थिरता के समय राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना। और ऑप्शन डी, राज्य विधानसभा द्वारा पारित बिल पर हस्ताक्षर करना। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनमें से कौन सी परिस्थिति में राज्य के राज्यपाल अपनी विवेकाधीन शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात की है वो पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके अलावा अगर आप वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स,
अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।